आज हम लोग क्लास 4th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फिगर 7.1 एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है हमको ये ध्यान से देखना है और इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये डिस्कस करना है। कंस्ट्रक्ट फूड चेन like the one shown in the figure 7.1। फिगर 7.1 में जिस टाइप की चेन बनी हुई है उस टाइप से हमको 4 चेन बनानी है। इंटरैक्शंस go on continuously between the producers, consumers and the saprophytes। यहाँ पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और सैप्रोफाइट्स के बीच में कंटिन्यू एक चेन बनी हुई, कंटिन्यू इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज़ अ डेफिनेट सिक्वेंस। ये एक डेफिनेट सिक्वेंस है विच इज कॉल्ड द फूड चेन। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक। हर एक चेन में 4, 5 या 5 से ज़्यादा लिंक्स रहेगी। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल। जो फूड इकोसिस्टम है वो कई सारी फूड चेन को मिला के, यानी इकोसिस्टम में कई सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उस सब चेन्स को हम बोलते हैं फूड वेब। एक्सप्लेन द फूड चेन ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम विच यू हैव अ लास्ट ईयर। सो हमको इकोसिस्टम में जो भी अलग टाइप की फूड चेन है वो हमको डिस्कस करनी, जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म कई दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फिट्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स बट द सेम इंसेक्ट इज अ प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वॉल लिजार्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा। If this is shown in the picture, it will form an intricate web instead of a linear food chain. Such an intricate network is called the food web. So अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी शिकार रहेंगे तो तब वहाँ जाके एक फूड चेन नहीं, फूड वेब बनेगा। सो इसी टाइप के फूड वेब, इसी टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलेंगे फूड वेब। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर। हमको हमारे नेचर में ये फूड वेब कई जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस consumers of the ecosystem around you and classify them according to the mode of nutrition. Picture of various organisms are given in the picture. Figure 7.2. Construct a food web from those picture. In the number of consumer is the number of consumer in a food web fixed? क्या food web में number of consumers fixed रहते हैं? Next, what will be the effect on an ecosystem if only one type of organism in it forms the food for several different consumers in that ecosystem? Next, why is balance or equilibrium necessary in a food web? Research. Make some interesting observation while having a meal at home. Identify the trophic level of the various food items in your dish and identify your own level of in the chain. So you have to find this. जो भी हम मील लेंगे घर पे उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मील कौन से ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करता है और उस अकॉर्डिंग हमको अपनी एक चेन बनानी है। हेलो, आज हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक द एनर्जी पिरामिड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी पिरामिड फर्स्ट लेवल इज ट्रॉपिक लेवल।
Each level in the food chain is called a trophic level. फूड चेन का हर लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं. A trophic level is a step at which the organism obtains its food in the chain. ट्रॉपिक लेवल एक वो स्टेप होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म उस चेन में फूड ऑब्टेन करता है. द अमाउंट ऑफ मैटर and the energy gradually decreases from the producers at the lower level to the top consumer at the highest level. So जो एनर्जी लेवल रहता है वो डिक्रीज होता जाता है from producers to the highest level of consumer. Here is the trophic level. First, all producers in the ecosystem, it means plants, will come in the producers category. First trophic level is herbivorous, second trophic level is carnivorous, and the third trophic level is omnivores. An introduction to scientists. Lindemann in 1942 studied the food chain and the energy flow through it. Charles Elton, a British scientist, first proposed the concept of the ecological pyramid in 1927 after his study of tundra ecosystem of the Bear Island in England. Here, this pyramid is also called the Eltonian pyramid. Figure 7.4 shows the energy transfer that take place at the each trophic level. यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है 7.4, यहाँ पर हमको बताया है कि किस टाइप से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर ट्रॉपिक लेवल में. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreases at every level of energy exchange. So जो इनिशियल क्वांटिटी है एनर्जी की वो हर लेवल पर डिक्रीज होती जाती है. Similarly, the number of organisms also decreases from the lower level to the highest level. Number of organisms भी डिक्रीज होते जा रहे हैं. This pattern of energy exchange in the ecosystem is called a pyramid of energy. इस सिस्टम को हम pyramid of energy बोलेंगे. After the death of apex consumer, their energy becomes available to the decomposers. अगर apex consumer की डेथ हो जाती है तो सारी एनर्जी decomposers के पास अवेलेबल रहती है. Fungi and the other microorganisms decompose the body of dead animals. They are called the decomposers. So fungi और जो भी organisms है वो डिकम्पोज कर लेते हैं दूसरे डेड एनिमल्स की बॉडी को, इसलिए उन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है. इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट दैम into the simple carbon compound. This substance is mixed with air, water and soil, from where they are again absorbed by the plants and incorporated into the food chain. Here's a picture of pyramid of energy in an aquatic ecosystem. यहाँ पर जो दे रखा है वो aquatic ecosystem है. First one is phytoplanktons, which contains 10,000 calories. Then zooplanktons contain 1,000 calories. Fishes contain 100 calories and human contains only 10 calories. Here see that due to the food web formed by the various mode of nutrition, energy and the various nutrients circulate continuously in the ecosystem. The sun is the most important source of energy in an ecosystem. सूर्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में. ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. सो जो ग्रीन प्लांट्स है इकोसिस्टम में वो कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड.
Before reaching the decomposers, the energy is passed on from one tropic level to the next. फिर डिकम्पोजर्स तक पहुंचने के पहले ही ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक. Decomposers despite some amount of energy in the form of heat, however, no part of the energy ever return to the sun. Hence, such passes of energy are referred as a one-way transport. So, एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो कि डिकम्पोजर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एनर्जी वापस हीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती, यानी वो सन तक रिटर्न नहीं हो पाती है. सो एक ऐसा पैसेज जिसमें कि एनर्जी स्टॉप हो जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं वन वे ट्रांसपोर्ट. आज हम लोग क्लास 4th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो जियोकेमिकल साइकिल पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. बायो जियोकेमिकल साइकिल includes the conversion of lithosphere into the rocks and soil. Hydrosphere atmosphere interaction and then atmosphere environment interaction. Interaction of hydrosphere, atmosphere, lithosphere with the biosphere. Through the energy flow in an ecosystem is one way, the flow of nutrients is cyclical. जैसे कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो सिर्फ वन वे होता है, पर यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिकल होता है, साइकिल के फॉर्म में रहेगा. ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. सभी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है उनकी ग्रोथ के लिए. Study the various components in the figure given alongside and explain the biochemical cycle in your own words. So जो फिगर हमको दे रखा है 7.5, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होती है. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. एक साइक्लिकल न्यूट्रिएंट्स का फ्लो इकोसिस्टम में जब न्यूट्रिएंट्स साइक्लिक फॉर्म में फ्लो होगा उस टाइप के साइकिल को हम बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल. Nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within an ecosystem. This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere, and the hydrosphere. The recycling of biological, geological, and the chemical substances of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. So, here is the table of types of biogeochemical cycle. First one is gaseous cycle and second one is sedimentary cycle. आज हम लोग क्लास 4th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक सिंपल सा टॉपिक टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने वाले हैं. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज गैसियस साइकिल एंड सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री साइकिल. सो पहले हम गैसियस साइकिल के बारे में रीड करेंगे. एंड accumulation of the main abiotic gaseous nutrients material is found in the earth atmosphere.
जिसमें एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेट करेंगे मैन एबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये सभी जो गैसेस है ये हमको हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस मिल जाएगी। नेक्स्ट इज sedimentary cycle. An accumulation of the main abiotic nutrients material is found in the soil, sediment and the sedimentary rocks of the earth. So, जो मेन एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो वो सॉइल में मिलते हैं, सेडिमेंट्स में और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में, विच इंक्लूड्स आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. So the gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentation cycle. जो gaseous cycle है उसकी ज़्यादा स्पीड रहती है sedimentation cycle के कंपैरिजन में. For example, CO2 is accumulated in an area. It is quite quickly dispersed with the wind or absorbed by the plant. अगर हम CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो इजीली डिस्पर्स हो जाती है एयर में, विंड में, और प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. क्लाइमेट चेंज एंड द ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल. Hence the various aspects of this cycle are extensively studied nowadays. Do you know the cycle of gases and the sedimentary cycle cannot be completed separately from each other. For example, nitrogen is present in the form of gas in the atmosphere, and it is a form of compound like nitrogen oxide in the soil and the sediments. Similarly, carbon occurs in the abiotic form mainly in the coal, granite, diamond, limestone, etc. in the earth crust and in the form of carbon dioxide gas in the atmosphere. Generally, carbon is present in plants and animals for a much shorter duration than in the coal. हेलो बच्चों, हाय, आई पूर्वी. आज हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक द कार्बन साइकिल पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल. एक ऐसा सर्कुलेशन या एक ऐसे रिसाइकलिंग जिसमें एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके डेथ के बाद वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. उस साइकिल को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल. एबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड and recycled into the biotic form mainly through the photosynthesis and respiration. जो एबायोटिक कार्बन एटम से वो रिसाइकल हो जाते हैं बायोटिक फॉर्म में मेनली बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होगा एंड रेस्पिरेशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस में. Hence, the carbon cycle is one of the important biogas chemical cycle. तो जो कार्बन साइकिल है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोगैस बायोजियोकेमिकल साइकिल है. सो प्लांट्स कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की प्रेजेंस में कार्बन गैस को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में. Similarly, they produce carbon products like proteins and fats too.
वैसे ही ये कार्बन कंपाउंड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हुआ, फैट्स हुआ। हर्बीवोरियस फीड अपॉन प्लांट्स, हर्बीवोरियस प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। एंड कार्निवोर्स हर्बीवोरियस पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड from the plants to herbivorous and herbivorous to carnivorous and carnivorous to apex consumer। So इस तरीके से जो बायोटिक कार्बन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहले प्लांट से हर्बिवोरियस तक, फिर हर्बिवोर से कार्निवोरियस तक, एंड फिर कार्निवोरियस से एपेक्स कंज्यूमर्स तक। सो यहाँ पर पच्चा दे रखिए, यहाँ पर बायोटिक कार्बन जो है, so fossil fuel, biotic decomposition, respiration in animals, respiration in plants, and carbon from factories may process in 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll form C6H12O6, which is the formula of glucose, 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. Next, C6H12O6 plus 6O2 mitochondria form 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water and release energy. Eventually, after the death, all type of consumers are decomposed by decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again by the living organisms. And this way, carbon is continuously passed on from one living organisms to another. After the death of living organisms, carbon goes to the environment, atmosphere, and it again taken up by the living organisms. Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्फॉर्मेशनल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक द ऑक्सीजन साइकिल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 21% लेवल है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द हेट्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर के अलावा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स वाटर एंड लिथोस्फीयर मीन्स लैंड। Circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle। एक ऐसी लेवल जिसमें ऑक्सीजन का रिसाइकलिंग होगी, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा किसी एक बायोस्फीयर में, उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। इस साइकिल में दोनों ही कंपोनेंट्स इंक्लूड रहेंगे, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती जाएगी, बनती जाएगी और एटमॉस्फेयर में यूज़ होगी। जैसे कि ब्रेकडाउन of sugar molecules by atmosphere by animals। So plants produce oxygen, plants breathe in oxygen, plants produce oxygen, plants ने ऑक्सीजन रिलीज किया, एनिमल्स उस ऑक्सीजन में ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन गैस को। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी। एंड प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड प्रोड्यूस अ फूड मटेरियल। प्लांट्स ने CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया और फूड मटेरियल को प्रोड्यूस किया। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव and is readily react with other elements and compounds।
ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है और वो किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कई सारे फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट मीन्स O2, वाटर, H2O, carbon dioxide, CO2, and in inorganic compounds also. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. जो बायोस्फीयर की ऑक्सीजन साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up by the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, and rusting. So oxygen ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज हो रहा है और रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, रस्टिंग, कंबशन, इन सारी प्रोसेस में रेस्पिरेशन यूज हो रहा है, यानी ये सारे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो ये थी ऑक्सीजन साइकिल. आई होप ये आपको समझ में आई होगी. अब हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस क्लास 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं. सो कैन यू रिकॉल व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एंड व्हिच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में? सो नाइट्रोजन फॉर्म्स 28% द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पोर्शन एब्जॉर्ब करता है एंड दैट पोर्शन इज 78%. इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ साइकिल ऑफ नेचर. ये नेचर साइकिल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. द सर्कुलेशन and the recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through the various biotic and the abiotic process in the nature is called the nitrogen cycle. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन कंपाउंड में, चाहे वो बायोटिक एलिमेंट यूज़ करें या एबायोटिक, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल. ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल. सारे ही ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन और साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड. As compared to other element, it is inactive and does not easily combine with other element. ये एक इनएक्टिव एलिमेंट है जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन नहीं हो पाता है. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज़ अ फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म यूज़ नहीं कर पाते हैं. So important processes of nitrogen cycle is nitrogen fixation, ammonification, nitrification and the denitrification. So first हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. It is the conversion of nitrogen into the nitrates and nitrites through atmospheric, industrial and the biological processes. इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा या तो नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के थ्रू या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट होता है अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनियम थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड द एक्सक्रीटिव वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो जब कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है या कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज़ करता है तो वहाँ से अमोनियम गैस रिलीज़ होती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स. सो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया होता है
वो पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में। सो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।